जो अक्सर लोगों की ज़ुबान पर रहता है कि गर्लफ्रेंड ठीक है कोई आपकी, क्योंकि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भरतपुर लाइव की विशेष पेशकश जेम्स ऑफ भरतपुर में। आज जो साथी हमारे साथ अवेलेबल हैं वो उनका नाम है जितेंद्र सिंह जी। अभी हाल ही में आरएएस परीक्षा के फाइनल रिजल्ट्स में वो उत्तीर्ण घोषित हुए। रैंक आई 101। हाँ जी दोस्तों, 101 रैंक है। भरतपुर के मेधावी छात्र हैं। अभी हाल ही में आरएएस बने हैं। अभी हम इनसे क्या चर्चा करेंगे, हम इनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह भरतपुर का हर बाशिंदा जो मुझे देख रहा है वो किस तरह आरएएस बन सकता है, किस तरह उसको अपनी रणनीति बनानी चाहिए, किस तरह क्या तैयारी करनी चाहिए, उनका सफ़र कैसा रहा, कितना मुश्किल रहा इस ऊंचे पदभार तक पहुंचने का, जानेंगे सीधे उनसे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। एक बार आप अपने शुरुआत से, एजुकेशन कहाँ से आपने किस तरह से शुरू, फाउंडेशन से लेकर और आज के सिलेक्शन तक, आप एक शॉर्ट में स्टोरी सभी को समझाएं कि कितना क्या जो पढ़ाई से लेकर और नौकरी तक का कैसा सफ़र रहा, उसके बारे में एक शॉर्ट बताएं थोड़ा। हाँ जी, शुरुआत में मेरी शुरुआती स्कूली शिक्षा कुमेर से हुई है और उसके बाद मैं 7th क्लास से भरतपुर के संत कृपाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ा हूँ। उसके बाद 12th क्लास में मैं एक बार कोटा गया था, वहाँ मैंने उसके लिए तैयारी की और फिर मेरा अंतिम रूप से चयन इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में बीटेक के लिए हुआ। वहाँ से बीटेक करने के बाद मैंने आईबीएम में 1 साल जॉब किया एज ए सिस्टम इंजीनियर, और उस सिस्टम इंजीनियर की जॉब को मैं आरएएस के लिए ही छोड़ के आया था। तब से मैं आरएएस की तैयारी कर रहा हूँ और अब जाके मुझे 3 साल बाद इसमें सफलता प्राप्त हुई है। आप मुझे शुरुआत में आप ये बताएं कि किस तरह से, क्या रणनीति आपकी रही, क्या प्लानिंग रही आपकी यहाँ तक पहुँचने की, वो पूरी एक बार सिलसिलेवार, कितनी मुश्किल होता है उसकी तैयारी करना, वो एक बार सिलसिलेवार दर्शकों को समझाएं। जी, मैं बचपन से ही मैं सिविल सेवा का मैंने सपना देखा था और मैं बचपन से ही सिविल सेवक बनना चाहता था। लेकिन कॉलेज से बीटेक करने के बाद मेरी जॉब लग गई थी कॉरपोरेट में। मैंने 1 साल आईबीएम में काम किया है। मैं सिविल सेवक बनने के लिए वहाँ से मेरी जॉब छोड़कर 2017 में आया और मैंने आते ही आरएएस की तैयारी शुरू कर दी। और यह तैयारी शुरू करने के लिए मेरे पास ये था कि मुझे नियमित पढ़ाई करनी है। तो जैसे ही ये भर्ती निकली मैंने नियमित पढ़ाई करनी शुरू कर दी और इन भर्तियों में 3-4 साल का समय लगता है, उसमें हमारी धैर्य की बहुत परीक्षा हुई, लेकिन नियमित पढ़ाई करते हुए हमने इसको पार कर लिया। तो आप जो की ऑफ सक्सेस अपनी मानते हैं इस तरह की बड़ी प्रशासनिक सेवाओं में, जो आप मानते हैं अपनी की ऑफ सक्सेस, वो रेगुलरिटी है कि आप लगातार काम करते रहें, लगातार पढ़ाई करते रहें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। रेगुलरिटी इज़ द की, ऐसा मानते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। धैर्य के साथ यदि आप नियमित रूप से पढ़ाई करते रहेंगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम को निकाल लेंगे। तो आरएएस बनना काफ़ी, जैसा आप और हम सभी समझते हैं, दर्शक भी समझते हैं, ये बड़ा लंबा सफ़र होता है, बड़ा कठिन सफ़र होता है। तो मानसिक तौर पे ये कितना चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आपको लगातार पढ़ना भी है, जैसा आप बता रहे पहले आप काम भी कर रहे थे, तो काम के साथ साथ और अपने करियर को एक बीच में एक बार हैंग करके, ड्रॉप करके फिर आप पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं, तो ये मानसिक तौर पे किसी के लिए कितना मुश्किल हो सकता है? निश्चित रूप से ही मानसिक तौर पे ये बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन यदि कोई इंसान कुछ करने की ठान लेता है तो वह उसको फिर पूरा कर लेता है। निश्चित रूप से मैंने मेरी इसमें जॉब छोड़ी, मुझे कुछ वित्तीय समस्याएं भी आईं, लेकिन इसमें मेरे परिवारजनों का मेरा पूरा सपोर्ट रहा और इसके बाद मैंने नियमित रूप से धैर्य के साथ पढ़ाई की और इस एग्ज़ाम को निकाला। और अभी आपके परिवार में लोग क्या क्या करते हैं, परिवार का थोड़ा परिचय दें। जी, मेरे पिताजी यहाँ राजस्थान पुलिस में हवलदार हैं, माताजी मेरी हाउसवाइफ हैं और मेरा जो छोटा भाई है वह अभी तक पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसका हाल ही में केंद्रीय सचिवालय में सेक्शन ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है। तो जैसे कि अब आप आरएएस हो गए हैं, फाइनल रिजल्ट आ गया है, जल्दी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह से काम किया जाता है। तो जब आप कार्यभार संभालेंगे तो किस तरह की, अभी क्योंकि आप लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो एक मनोरथ लेकर आदमी प्रशासनिक सेवाओं में आता है कि भैया मेरे को ये सुधार करना है, तो आप किस तरह का मनोरथ लेकर आए? आप क्या जो समाज में बदलाव देखना चाहते हैं एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे, आप किन चीज़ों में बड़ा बदलाव लाने के लिए लगातार काम करेंगे? हाल ही के ट्रेंड को देखते हुए मैं वर्तमान में हेल्थ पर और शिक्षा पर बहुत ध्यान देना चाहूँगा, लेकिन एक दीर्घकालिक तौर पर मैं महिलाओं के लिए महिला सुरक्षा और महिला शिक्षा पर काम करना चाहूँगा। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे भरतपुर में जो लिंगानुपात है वह बहुत कम है, वह 900 से भी कम है। तो इस लिंगानुपात के अंतर को कम करते हुए महिलाओं को घर से निकालकर उनको कार्य में दिलाना चाहूँगा, जिससे वो महिला शिक्षा प्राप्त करके और पुरुषों के साथ कदम से कदम बढ़ाकर आगे चल सकें।
अच्छा, जो अभी दर्शक हमें देख रहे हैं और अपने दिल में ख्वाब पाल कर बैठे हैं प्रशासनिक सेवाओं में जाने का, तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो किस तरह से अपनी रणनीति बनाएं, किस तरह से तैयारी करें कि वो भी अपना सपना पूरा कर पाएँ? जो भी हमारे नए जो अभ्यर्थी हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले वो उस एग्ज़ाम को जानें कि इसका सिलेबस क्या है, इसमें क्या आता है। एक बार जब वो उस सिलेबस को जान लेंगे कि इसमें ये चीज़ें आती हैं, फिर वो उन पर फोकस करें और उस फोकस के साथ नियमित रूप से पढ़ाई करते हुए अपना धैर्य बनाए रखें, क्योंकि इस समय में कोरोना में बार बार लॉकडाउन लग रहा है तो परीक्षाएं होना संभव नहीं है। तो इसलिए वो अपना धैर्य बनाए रखें और धैर्य के साथ लगातार पढ़ाई करते रहें, जिससे जब भी परीक्षा हो तब वो उसके लिए तैयार रहें और वो उसको आसानी से पार कर सकें। अच्छा, कोरोना की आपने बात की, तो कोरोना की स्थिति भयावह है और लोग कहते हैं, विशेषज्ञ भी कहते हैं कि आगे और भी भयानक होने वाली है। तो एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे आप कोरोना से निपटने के लिए और क्या नए कदम सोचते हैं कि जो सरकार और तमाम कदम उठा रही है, और भी क्या सरकार की रणनीति में बदलाव होना चाहिए भविष्य को देखते हुए कि अब लोग ये भी कहते हैं कि आपको अब कोरोना कभी नहीं जाएगा, कोरोना के साथ जीना सीख लीजिए, तो उससे क्या तात्पर्य है? कोरोना जो है ये एक बहुत ही नई बीमारी है, जो हमारे जो पुराने जो महामारी विशेषज्ञ हैं वो भी इसका पता अभी नहीं लगा पा रहे हैं और यह समय समय पर अपना जो प्रतिरूप है वो चेंज करता रहता है। जो वायरस है इसका हमेशा एक अगला वेरिएंट आता रहता है, कभी अल्फ़ा बीटा, अभी तक ये डेल्टा प्लस आ चुका है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम नियमित दूरी बनाए रखें, लोगों को इसके बारे में सजग करें। उनको लगता है कि बस नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार है, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे जो है उन लोगों को हो सकता है जो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तो इसके लिए जो अफवाहें जो फैलती हैं उन पर ध्यान ना दें। सरकार जो कहती है वो अपने बारे में वो वैक्सीन करवाएं, उसकी नियमित रूप से जो भी 2 डोज हैं उनको लगवाएं और जो सरकार के जो गाइडलाइंस हैं उनका वो पालन करें। जैसे अभी भैया आरएएस हो गए हैं, तो जब वो नहीं थे, लगातार पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो बीच में नौकरी छोड़ दी, तो एक अच्छी नौकरी वो कर रहे थे, IBM बड़ी कंपनी है, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन था क्यों जब उन्होंने नौकरी छोड़कर प्रशासनिक सेवाओं में जाने के लिए, पढ़ने के लिए ये ऑप्शन ऑप्ट किया? असल में क्या है, बच्चे ने जो अपने मन में ठान ली कि मुझे बत्ती वाली गाड़ी चाहिए, मुझे ऑफिसर बनना है, तो हमने कहा ठीक है भाई, जो तुम अच्छा सोचो वही करो। तो उसने नौकरी छोड़ के और दोबारा जो तैयारी की अपनी सफलता के लिए, काफ़ी संघर्ष किया है और फिर उसको सफलता मिली है। अच्छा है, माँ बाप को बहुत खुशी होती है, किसी का बच्चा इस तरह से जब जो है प्रशासनिक सेवा में जाता है तो माँ बाप को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा, दूसरा ये कई माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को फोर्स करते हैं कि भैया जल्दी से जल्दी नौकरी पकड़ ले, 4 पैसे कमाने लग जा। तो उन माँ बाप को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि क्या बच्चों को समय देना चाहिए उन्हें तैयारी करने के लिए, पढ़ने के लिए? हो सकता है वो बेहतर जगह जाकर अब सेट हो जाएं, जो वो अभी जहाँ जाने के लिए माँ बाप उसको खुद पुश कर रहे हैं बजाय उसके। ऐसा ही है जी। असल में क्या है, मेरे साथ वाले जितने भी हैं उनके बच्चे, मेरे बच्चे के जो साथ वाले हैं वो पुलिस में बहुत से कांस्टेबल बन गए, कोई फौज में हो गया। तो मैंने कभी फोर्स नहीं किया इनको, मैंने कहा तुम पढ़ते रहो आगे, अगर तुम मेहनत करोगे तो भगवान जरूर सफलता देगा। तो इन्होंने कोई इस तरह पे ध्यान नहीं दिया कि भाई मुझे पुलिस में कांस्टेबल बनना है या फौज में जाना है। शुरू से ही ध्येय ये था कि मुझे अधिकारी बनना है, प्रशासनिक सेवा में जाना है। तो पिछले 10 साल से वेट कर रहे हैं, हमने बहुत वेट किया है। 2010 से मेरे बच्चे दोनों बाहर रहे, अब आकर रिजल्ट मिला है। 2010 के बाद में 10-11 साल हो गई और अब आके जो है अच्छा रिजल्ट मिला है, अच्छी नौकरियां मिली हैं, हम बहुत खुश हैं, भगवान की अच्छा आशीर्वाद है। अच्छा, ये कितना मुश्किल होता है कि घर का बड़ा बेटा जो इस समय नियम अनुसार या उम्र अनुसार उसको पैसा कमाना चाहिए, माँ बाप का समर्थन करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, वो लगातार तैयारी में लग रहा है, एक बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उस समय माँ बाप के लिए कितना मुश्किल वक्त होता है ये समझना। सब कुछ मुश्किल तो होता है जी, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि आपस में समझौता करना पड़ता है। मुश्किल वक्त तो बहुत होता है, क्योंकि मैं अकेला कमाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा अगर बच्चे को मैं नौकरी में इसी में डाल दूँ तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अभी भी वो कह रहा है कि साहब मैं जो अभी जो है UPSC की तैयारी करूँगा। मैंने बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ो, मेहनत करो। तो मुश्किल तो होता है, लेकिन समझौता करना पड़ता है। काफ़ी हमने भी समझौते किए हैं, यहाँ तक बच्चे आज आए हैं, तो ये काफ़ी लंबा सफ़र रहा है। हमने भी काफ़ी मुश्किलें झेली हैं। मैं भी एक पुलिस के कांस्टेबल से नौकरी करते करते और यहाँ तक बच्चों को भी पढ़ाया है, नौकरी भी की है और सब कुछ परिवार को देखा है। तो ये मुश्किल तो है, लेकिन
अगर मन में दृढ़ निश्चय हो तो सफलता जरूर मिलती है। एक और सवाल है सर आपसे, जो अक्सर लोगों की ज़ुबान पर रहता है कि गर्लफ्रेंड ठीक है कोई आपकी, क्योंकि इस तरह की सेवाओं में जाने के लिए आप समझ रहे हैं कि आपको बड़ा पढ़ना पड़ता है, तो इन सब चीज़ों से ध्यान आपको इधर रखना पड़ता है। तो क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी? हाँ सर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें आने के बाद नियमित रूप से पढ़ना होता है, 6 से 7 घंटे की पढ़ाई होती है। तो सर इतना पढ़ने के बाद उतना समय बचता ही नहीं है कि हम कहीं और समय दे पाएँ। तो मेरा ऐसा कुछ मामला अभी तक नहीं रहा है, ना ही मैंने इस पर अभी ध्यान दिया है। तो ये थे हमारे साथ जितेंद्र सिंह, एक नए RAS, जिनसे हमने चर्चा की उनकी तैयारियों के बारे में। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला या फिर आपकी जो राय है इस वीडियो के बारे में, कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमें बताएं। और भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इनसे पूछकर आप तक जवाब निश्चित पहुंचाने की कोशिश करूंगा। वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। नमस्ते, गुड बाय, राम राम।